खबर विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से आम आदमी को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। नौकरी, महंगाई, पेंशन से जूझ रही जनता को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि आयकर में छूट का दायरा बढ़ेगा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश करने जा रही हैं। हर साल की तरह फरवरी महीने की भी पहली तारीख को सुबह 11 बजे से बजट भाषण शुरू होगा और देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा जाएगा। बीते 2 वर्षों की तरह ही इस साल भी बजट डिजिटल यानी पेपरलेस होगा। आम बजट की पेशी से पहले वित्त मंत्री सीतारमण अपने आवास से वित्त मंत्रालय पहुंची। इसके बाद सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को ये पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। संयुक्त निदेशक के एस चौहान भी इस मौके पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानस खंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। बता दें कि इस वर्ष नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की ओर से मानस खंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी। 18 कलाकारों के दल ने भी झांकी में अपना प्रदर्शन किया। झांकी की थीम सॉन्ग जय हो कुमाऊं जय हो गढ़वाल को पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जनकवि जनार्दन उप्रेती ने लिखा था। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण देहरादून द्वारा राजधानी देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव गणतंत्र नमन के तहत हुए इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में हुए ड्रोन शो ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित धुनें समारोह का आकर्षण रहीं। सेना और राज्य पुलिस की संगीत बैंड की मनोरम और पैर थिरकने वाली भारतीय धुनों ने समा बांधने का काम किया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी को कार्यक्रम की सफलता की बधाई देते हुए कहा कि आज नया इतिहास बना है। सर्वश्रेष्ठ भारत का संदेश देने वाले कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। सचमुच एक अलग ही दिवस है। आज बीटिंग द रिट्रीट का जो समारोह था ये एक अलग ही तरीके से मनाया गया और ये एक इतिहास बना है उत्तराखंड के अंदर में कि आज बैंड्स ने अपना शो दिखाया और सचमुच आज जो बैंड का स्टैंडर्ड था, जो उन्होंने म्यूजिक और जो उन्होंने इतने मोटिवेशनल ट्यून्स गाए, वो अपने आप में एक अलग ही स्टैंडर्ड के थे। जोशीमठ के 2 नामी होटल माउंट व्यू और होटल मालारीन के 2-2 मंजिला इमारत को जमींदोज किया गया है। लगातार इन दोनों होटलों को तोड़ने की कार्रवाई आज भी जारी है। बता दें कि अभी भी इन दोनों होटलों को तोड़ने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। इन दोनों होटलों को तोड़ने में कई मजदूर और कई मशीन लगाई गई हैं। इन दोनों होटलों के समीप बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी गुजरता है, जिसके चलते यहां से आवाजाही फिलहाल बंद हो चुकी है। यहां से निकलने वाले वाहनों को बाईपास के जरिए जोशीमठ मुख्य बाजार तक पहुंचना पड़ रहा है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और प्राधिकरण ने मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद बड़ी संख्या में अवैध निर्माण होने की शिकायत पर नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से वन भूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में क्षेत्र के 7 बड़े भवनों को सील किया गया। साथ ही कई निर्माणाधीन भवनों को जेसीबी से तोड़ा गया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अब अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ न सिर्फ नोटिस और तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, बल्कि सील करने के बाद भी चोरी से निर्माण करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। नगर निगम और प्राधिकरण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
30 जनवरी को जो कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। आज अभी तक 6 निर्माण सील कर दिए गए हैं, एक का शटरिंग तोड़ दिया गया है। बाकी जो दूसरे तीसरे मंजिल में निर्माण हो रहे थे उन्हें मजदूरोों को भगाया गया है और उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि पहले फ्री होल्ड कराएं, मानचित्र स्वीकृत कराएं, उसके बाद निर्माण कार्य करें, अन्यथा आपको इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी अभी भी अपील है कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने कामों को बंद कर दें और अपनी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, फ्री होल्ड कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें, मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। हल्द्वानी के बन भूलपुरा क्षेत्र में एक दिन पूर्व कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की गई छापेमारी के दौरान अवैध अतिक्रमण तत्काल ध्वस्त किए जाने के निर्देश देने के बाद मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध कर हंगामा काटा गया, जिसके बाद पुलिस को लाठी फटकार कर भगाना पड़ा। तो वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस वीडियो के आधार पर सभी को चिन्हित कर रही है। उधर हल्द्वानी के बन भूलपुरा लाइन नंबर 8 और 12 में बिना परमिशन के बन रहे अवैध निर्माण पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने अवैध रूप से निर्माण होता देख नगर निगम और प्राधिकरण के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, साथ ही स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि उनके द्वारा छापेमारी में न सिर्फ अवैध निर्माण होना पाया गया बल्कि 4 मंजिला भवन के नीचे बने बेसमेंट के आरबीएम को भी बेचा गया है। शिकायत आई थी, ये 2 बिल्डिंग्स की आई थी, लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 12 बनभूलपुरा में, जिसमें न केवल 4 मंजिल की अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, साथ ही साथ बेसमेंट को भी खोद लिया गया है और बेसमेंट में से भी अवैध आरबीएम निकाल के उसका कॉमर्शियल उपयोग कर लिया गया है। खनन विभाग से भी कहा गया है कि इस पे भी जो अर्थदंड बनता है अवैध खनन का, उसका भी ये नोटिस जारी करें। पूरा क्षेत्र में नगर निगम और प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, उनको काम नहीं करने दिया गया और इसके सापेक्ष थाना बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें 5 लोग नामजद हैं और 200 लोग अज्ञात हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर जो अज्ञात लोग हैं उनका नाम का खुलासा किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज से शब प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी और उप प्रभागीय वन अधिकारी सितारगंज के निर्देशन में अवैध पातन पर कार्रवाई की गई। अधो हस्ताक्षरी के नेतृत्व में नकटपुरा चौराहे से मलपुरी की ओर जाने वाले रास्ते पर अज्ञात लोगों द्वारा निजी भूमि खेत के किनारे 4 सैमल के वृक्षों को बिना अनुमति के काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर जा रहे थे। अपराध में वाहन ट्रैक्टर में ट्रॉली को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए 12 कोली रेंज सितारगंज में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है। वन विभाग की टीम को देखते हुए अज्ञात लोग मौके से भागने में सफल रहे। ट्रॉली सीज कर दी गई है और उसके खिलाफ वन विभाग के अंतर्गत कार्रवाई चल रही। चालक मौके से फरार हो गया, इसमें 2 आदमी और भी बैठे थे, सब भाग गए। हल्द्वानी में हैड़ा खान सिमलिया मार्ग भारी भूस्खलन के चलते पिछले 3 महीने से बंद है, जिसके चलते पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में 120 गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए बंद मार्ग को खोलने की मांग की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पनेरू के नेतृत्व में आए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 120 गांव को जोड़ने वाला हैड़ा खान मार्ग पिछले 3 महीने से बंद है और अधिकारी मस्त हैं, जनता त्रस्त है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आज हम चेतावनी देने आए हैं, अगर जल्द हैड़ा खान मार्ग नहीं खोला गया तो घेराबंदी, तालाबंदी और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि स्थायी मार्ग खोलना अभी काफी चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा वैकल्पिक मार्गों की तैयारी की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार में मस्त है, अधिकारी और सरकार पूरे भ्रष्टाचार में मस्त है, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हम 1 घंटे से हैड़ा खान शिमलिया जो मार्ग है वो पिछले 3 महीने से बंद है। हम लगातार उसका स्थायी हल खोजने की मांग कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो है हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। हम 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लापरवाह हैं। लोग यहाँ पे आए हैं, प्रतिनिधिमंडल उस क्षेत्र का आया है,
इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इनकी चिंता कहीं से गलत नहीं है। और जो 120 या 180 गाँव की बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई गलती बात नहीं है। और जो बात ये कह रहे हैं कि अगर बरसात होगी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, तो इसको विभाग भी इसके प्रति चिंतित है पूरी तरीके से। और जहां तक विभाग के कार्यों की बात है कि विभाग ने क्या काम किया है, तो विभाग ने इसके लिए 3 विकल्प लिए थे। एक तो हैड़ा खान का एक पैदल मार्ग है ऊपर से, जो जहाँ पे रोड टूटी हुई है उसके ऊपर से एक पैदल मार्ग था, उसको डीएम साहब के भी संज्ञान में है, उसको ठीक कराया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में दिव्यांगों ने दर्जनों की संख्या में तहसील परिसर में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा के आदेश के बावजूद भी बसों के परिचालकों के द्वारा किराया लिए जाने की बात कही गई। उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M.A. राहुल के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में दिव्यांग तहसील परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरा किए जाने के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन कई महीनों से नहीं मिल पा रही है, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नाम एक ज्ञापन दिया जा रहा है। मकसद ये है कि जो रोडवेज बसें हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, जब हमारा कोई मूक बधिर भाई उस बस में सफ़र करता है तो उनसे किराया वसूला जाता है। जब कोई मूक बधिर के साथ कोई व्यक्ति साथ में होता है तब उससे किराया वसूला जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के लिए दिए गए विवादित बयान के बाद हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर धर्मयात्रा महासंघ के बैनर तले हिंदुवादी संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर नारेबाजी की। उन्होंने राष्ट्रपति से मौर्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग करते हुए जेल में डालने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम स्वरूप राष्ट्रीय प्रभारी बनाए जाने पर उनके खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और उन्हें भी जेल में डालने की मांग की। देखिए, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बहुत अनर्गल बयान रामचरितमानस के प्रति दिया है, जिस कारण सभी सनातनियों में भारी रोष है। भारी रोष क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। अगर वो कहीं मिल जाए तो हर आदमी उनको 100 जूते मारना चाहता है इस समय, क्योंकि हमारा एकमात्र धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस है जिसमें सभी हिंदू मानो सभी लोग बहुत विश्वास और पूज्य ग्रंथ मानते हैं उसको। नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि पुलकित आर्य का 1 से 3 फरवरी के बीच पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था, लेकिन इस बीच पुलकित आर्य ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे दी। इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट पर रोक लगा दी है। बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाना था। इसके लिए पुलिस पहले ही करीब 30 सवालों की फेहरिस्त तैयार कर चुकी थी। इसमें पुलिस के बताए गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया था। उसे कंसिडर करके लोकल कोर्ट ने ऑर्डर कर दी थी। उसी के तहत हमने एफएसएल दिल्ली में भी अपने एप्लीकेशन लगा के कोर्ट के थ्रू लगा के उन्होंने भी टाइम भी दे दिया था, 1 से लेकर 3 तारीख तक था। तो इसी बीच में कि उसने हाई कोर्ट में अपने एक एप्लीकेशन लगाया कि उस पे जो भी वो एप्लीकेशन अभी हमारे पास आए नहीं है तो आ जाएगा देखने, बट उस पे नेक्स्ट डेट जब हाई कोर्ट लगेगी उस पे हम अपना बात रखेंगे। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर होगा फिर उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। उत्तराखंड पुलिस पिछले 2 महीने से फरार इनामी वांछित और गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चला रही है, जिसे आज से 1 महीने फिर आगे बढ़ा दिया गया है। अभी तक इन 2 महीनों में पुलिस ने 800 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 200 से ज़्यादा इनामी अपराधी हैं। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी पुलिस ने जब्त किया है। तो वहीं एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि आज 2 महीने की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अब डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर 1 महीने तक और आगे अभियान चलेगा। इसके तहत पुलिस जितने भी फरार वांछित और गैंगस्टर अपराधी हैं उन्हें पकड़ने में कामयाब होगी। पिछले 2 महीने वांटेड क्रिमिनल्स का हमारे जो अरेस्ट करने के लिए एक ड्राइव चला था, वांटेड क्रिमिनल्स जो इनामी अपराध है और गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट की, उस अभियान के 2 महीने का अंत में आज लास्ट डेट है। हमने एक रिव्यू करा है तो इसको और 1 महीना और बढ़ाने के लिए निर्णय ली गई है डीजी साहब की तरफ से, और 1 महीने इस पे कार्रवाई चलेगी। अब तक का कार्रवाई में हमारे अराउंड 800 के आसपास लोग अरेस्ट हुए हैं जो हमारे वांटेड्स थे। उस पे अबाउट 264 लोग हैं वो वांटेड विद रिवार्डेड थे। तो और हमारे ऑलमोस्ट अभी पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखंड देहरादून एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी गढ़वाल के आदेश पर अग्निशमन अधिकारी कोटद्वार सुरेश चंद्र की पहल देखने को मिली। अग्निशमन अधिकारी सुरेश चंद्र टीम के साथ आरसीडी पब्लिक स्कूल शिवराजपुर कोटद्वार पहुंचे, जहां स्कूल के अध्यापकों, छात्र छात्राओं और अभिभावकों को आग लगने, भूकंप, बाढ़ आपदा आने पर अपने बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई।
तो वहीं एलपीजी घरेलू गैस में सिलेंडर में आग लगाकर उसको बुझाने का फायर डेमो दिया गया। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को आग लगने पर फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं को जागरूक किया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और नशीले पदार्थों का सेवन न करने हेतु निर्देशित किया गया। आज मेरे द्वारा आरसीडी पब्लिक स्कूल कोटद्वार में स्कूल के सभी छात्र छात्राओं और अध्यापकों को एकत्रित कर अग्निशमन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। इसी के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। भूकंप आने पर कैसे बचा जाएगा आवश्यक जानकारी दी गई। बाढ़ अगर कोई आती है तो कैसे बचा जाएगा उसके बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। हल्द्वानी के लाल दांट क्षेत्र में मिली एक युवक की लाश का हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। सीओ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या करने वाला बरेली निवासी दिनेश सिंह है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि युवक उसके कमरे में चोरी करने के इरादे से आया था, जो मकान मालिक के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद दिनेश सिंह के द्वारा आक्रोश में आकर उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद युवक वहां से थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट में जाकर लेट गया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण युवक की मृत्यु हो गई। उससे आने पे इसने वहाँ पे जो भी एक लोहे की रॉड थी, डंडा था, उससे इसके 2-3 वार किए। तो संभवतः एक सिर में गंभीर चोट लगी होगी और उसके बाद में ये वहाँ से पैदल चलता हुआ जहाँ पे डेड बॉडी बरामद हुई थी, ग्राउंड है, प्लॉट है, उस वहाँ गया। फिर ये वहाँ संभवतः इसकी डेथ हो गई। तो जो कि इसमें अभी तक अज्ञात था। जिस दिन ये मुकदमा लिखा गया उस दिन ये अज्ञात था और इसीलिए इसकी जो है पंचायतनामा भर दिया गया है और इसकी अब शनाख्त भी हो गई है। ये बेसिकली बिहार बेतिया जिले का रहने वाला है। तो जब इसके घर वाले आ जाएंगे तो इसका फिर पोस्टमार्टम होगा, तो मूल जानकारी जो। हरिद्वार जिले के बहादराबाद में नकाबपोश बदमाशों का आतंक। बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक साथ 7 दुकानों में सेंध लगाई। रात के अंधेरे में दुकानों के शटर खोले, लाखों का सामान भर ले गए नकाबपोश बदमाश। मोटरसाइकिल के जरिए 4 लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। काशीपुर में बीते 1 माह पूर्व एक कलयुगी पुत्र के द्वारा अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता पर जानलेवा हमला किया गया था। तो वहीं हाथों की उंगलियां और प्राइवेट पार्ट काटने का भी मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा कलयुगी पुत्र और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो हमारे चौकी देखिए, कचनार गाजी का प्रकरण है। इसमें दिसंबर में एक घटना हुई थी। इसमें इनके फादर ने अपने पुत्र और उनके 3 दोस्तों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इनके प्राइवेट पार्ट और उंगली पर अटैक किया और वो उससे कट गया है। इनके द्वारा तत्काल सूचना नहीं दी गई थी। बाद में जब इनके द्वारा सूचना दी गई तो इसमें कपिल कंबोज जो हमारे चौकी प्रभारी हैं उनसे जाँच कराने के बाद इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है मेरिट के हिसाब से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।